नमस्कार। हमारा आज का विषय होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको एक प्रकृत होम्योपैथ बनना है, होम्योपैथी में परफेक्टनेस लानी है, तो आपको पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की समझ रखनी ही होगी और यह बहुत मायने रखती है। प्रकृत आरोग्य के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को समझना और पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना, पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम इस विषय को विस्तार दें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए, अच्छे लगें, तो लाइक्स भी करें और कमेंट्स भी करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे मार्ग प्रशस्त करते हैं और साथ में आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके चयन में बहुत सहायक होते हैं। आज का भी जो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन पे है, और एक जो सुधी हमारे दर्शक हैं उनके द्वारा ही सुझाया गया है और उसके आधार पे आज इस कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पे हम यथासंभव एक वीडियो बना रहे हैं और न्याय करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों पे छोड़ते हैं। तो सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे होता है। तो सर, इस पे आप बताएं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो हम कहते हैं कि फिजिकल मेकअप एंड मेंटल कास्ट इज द पर्सनालिटी, इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि किसी के जो शरीर की बनावट है, उसकी जो प्रकृति है और उसके साथ ही साथ उसकी मस्तिष्क की प्रजाति उन्नत प्रजाति है, वही उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। कई बार जब हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छी फिजिक हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत स्मार्ट हो, पर गूंगा हो, तो हम क्या कहेंगे? कोई बहुत वाक्पटु हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत प्रखर बुद्धि का हो और बौना हो, अंग भंग हो, तो हम क्या कहेंगे? तो एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक परफेक्ट पर्सनालिटी के लिए दोनों ही चीजें, यानी कि साइकोसोमैटिक, यानी कि फिजिकल मेकअप एंड द मेंटल कॉस्ट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्धारण करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मेकअप में दो फैक्टर, एक एंडोजिनस फैक्टर और एक एक्सोजिनस फैक्टर। एंडोजिनस फैक्टर अगर हम विज्ञान के स्तर पे समझें तो ये कहा जाएगा कि जो हम अपने पितृपक्ष और मातृपक्ष, यानी पैटर्नल एंड मैटरनल
जो हम इनहेरिट करते हैं वो इंडोजिनस फैक्टर है। यानी जो हम थ्रू जीन, थ्रू जेनेटिक्स, थ्रू डीएनए, आरएनए जो भी हम कैरी ऑन कर लेते हैं, वो फैक्टर हम जो लेके आते हैं वो हमारा इंडोजिनस फैक्टर है। दूसरा होता है एक्सोजिनस फैक्टर। एक्सोजिनस फैक्टर जो हम जन्म से लेके और अभी तक टिल डेट, टिल नाउ हम जो कुछ भी एक्वायर करते हैं स्व के स्तर पे, वो हमारा एक्सोजिनस फैक्टर होता है। वो फैक्टर हमारा इन्वायरमेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, हमारा किस तरह का जॉब कंसर्न है, कैसी सोसाइटी है, ये सारी चीजें जो हमारे लेवल पे आती हैं और वो जो हम गेन करते हैं, और जब दोनों का आपस में संलयन होता है, इंडोजिनस फैक्टर और एक्सोजिनस फैक्टर, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो हमारा एक इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर हो जाता है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। जी सर। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू हैनीमैन कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के हैं, सर उसको स्पष्ट करें। देखिए, डॉक्टर हैनीमैन के मतानुसार, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग अलग लोगों के मत हैं, डॉक्टर केंट्स के अलग हैं, स्टुअर्ट क्लोज के अलग हैं, एवोगैड्रो की परिकल्पना अलग है, अन्य भी लोगों की अलग अलग परिकल्पनाएं हैं। हम चूंकि होम्योपैथी पे चर्चा कर रहे हैं तो हम डॉक्टर हैनीमैन ने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पैटर्न पे लेके आए। जैसे आयुर्वेदा मतानुसार वात, पित्त और कफ है, वैसे ही होम्योपैथिक मतानुसार सूर्य, सिपिल्टिक और साइकोटिक। और इन तीनों जो, चूंकि सोरा बाय बर्थ आता है तो सोरा तो प्रोमिनेंट बना ही रहता है, लेकिन आगे इन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो प्रोमिनेंसी है यह हमारे एक्सोजिनस फैक्टर पे बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। इंडोजिनस में भी, जैसे मान लीजिए अगर फादर मदर सिफिल्टिक टेंट के हैं या साइकोटिक टेंट की प्रोमिनेंसी में रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में वो टेंट इंडोजिनस फैक्टर एज ए प्रोमिनेंट फिगर में रहेगा। जैसा कि हम लोग पीछे के क्रम में ट्यूबरकुलोसिस का जो वीडियो बना है तो उसमें हम लोगों ने बताया है कि किस प्रकार से माता पिता के द्वारा 3rd स्टेज का सिफिलिस कैरी करने पे उसके बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो वो एक तरह से इंडोजिनस फैक्टर के रूप में ट्यूबरकुलोसिस वहां पे कैरी ऑन हुई और वो उसको एक ट्यूबरकुलर डायथेसिस या मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन हम कहेंगे, ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे वो उसको दिया। जी सर। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होम्योपैथिक विधा में कितना महत्वपूर्ण है और इसका दवा चयन में और मात्रा का निर्धारण में, पोटेंसी सिलेक्शन में क्या रोल है, तो सर इसको बताएं। देखिए, होम्योपैथिक जो चिकित्सा विधा है, कहते हैं ना कि होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, व्यक्ति विशेष का इलाज करती है, इंडिविजुअलाइजेशन की थियरी पे जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, किस तरह का मेकअप हुआ है, मेकओवर हुआ है हमारी एक व्यक्ति विशेष का, तो वो उसको इंडिविजुअलाइज करने में बहुत मदद करती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप क्यूरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, यानी प्रकृत आरोग्य, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारण के आप एक मोस्ट सिमिलिमम प्रकृत दवा का चयन नहीं कर सकते।
तो ऐसे में हम पूरे बल बलाबल के साथ कह सकते हैं कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन होम्योपैथी का बेस है। क्योंकि आजकल एक पैटर्न है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिजिशियन, यानी कि पूरी तरह से अगर किसी को प्रकृत आरोग्य देना है तो वह जरूरी है कि वह एक व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से अध्ययन करके और उसका परफेक्ट निर्धारण कर ले, जिसके आधार पे एक परफेक्ट सिमिलिमम वन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का चयन वहां पे करने में मदद मिलेगी। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा, जैसे आपने कहा कि पोटेंसी का निर्धारण, डोज का निर्धारण, दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हम पेशेंट की वाइटलिटी, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, ये सभी चीजें हम जान पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हम जान पाते हैं, यहां तक कि उसके मियाज्मिक इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, यानी मियाज्म का भी निर्धारण कर पाते हैं। इसके आधार पे हम रेमेडी सिलेक्शन कर पाते हैं, इंटरकरेंट दवा क्या क्या हमको देनी है, ऑब्स्टेकल रिमूवल मेडिसिन, यहाँ पे ऑब्स्टेकल टू क्योर का भी समस्या समाधान होता है अगर परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का निर्धारण होता है तो। दूसरा, कितना ससेप्टिबल पेशेंट है, इसकी वाइटलिटी लो है, वीक है या स्ट्रांग है, तो उसके आधार पे हम दवा का भी चयन करते हैं कि हमें इसे अभी तत्कालिक तौर पे माइल्ड, हल्के और लो पावर की मेडिसिन देनी है, या हम रिस्क ले सकते हैं डायरेक्टली इसको स्ट्रांग मेडिसिन हाई पोटेंसी में दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अलग बात यह भी है कि डोज का निर्धारण, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम डिफाइन कर पाते हैं उसके मियाज्म को, उसके रोग के स्टेटस को और रोग की वायोलेंसी को। तो उसके आधार पे हमें रिपीटेड डोज देना है या सिंगल मिनिमम डोज दे करके छोड़ देना है, ये सारी चीजें उसके ऊपर निर्धारित करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम डाइट एंड रेजिमेन का भी निर्धारण करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम भोजन किस तरह का दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो परिकल्पना में आप देखेंगे कि हाइड्रोजनोइड, कार्बन, नाइट्रोजनोइड या ऑक्सीजनोइड, तो उसके आधार पे अब जिसकी प्रकृति ऑक्सीजनोइड है तो उसे हम ठंडा भोजन देंगे, जिसकी प्रकृति हाइड्रोजनोइड है उसे गर्म भोजन देंगे, कार्बोनाइट्रोजनोइड है उसे न्यूट्रल भोजन देंगे। तो हमारा डाइट डोज मतलब डाइट का भी यहाँ पे हमको गाइडलाइन मिल जाता है। पथ्य कुपथ्य में भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मदद करती है कि इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे कौन सा भोजन नहीं देना चाहिए, किस ग्रुप की बिलोंगिंग है तो हमें उसके आधार पे क्या भोजन देना चाहिए। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक चैप्टर है। धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सर ने कितने अच्छे से बताया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना महत्वपूर्ण है, तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी सहयोग के लिए ढेर सारा साधुवाद।